देखो, मेटल एंड नॉन मेटल इन क्लास 9 लिख ही दिया है, क्लास 9 में था। इन क्लास 9 you have learnt about various element. You have seen that element can be classified as metal or non-metal on the basis of their property. metal और non-metal में डिवाइड किया जा सकता है एलिमेंट्स को। थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल के यूज को सोचने के लिए बोल रहा है। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ while कैटेगराइजिंग एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, मेटल क्या करता है? ये लोग इलेक्ट्रॉन, जब रिएक्शन होता है तो ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है आइडिया? गेन करता है शायद से। गेन करता है। पीरियोडिक टेबल तो क्लास 10 में है कि नहीं है? सर है तो नहीं। नहीं है ना। नहीं। देखो, मेटल जो होता है ना, पीरियोडिक टेबल में पीछे पढ़ी होगी, जो मेटल होता है वो जनरली लेफ्ट साइड होता है और जो नॉन मेटल होता है वो राइट साइड होता है। मतलब पहले दो ब्लॉक बना रहता है पीरियोडिक टेबल में, फिर बीच वाला रहता है जिसमें ग्रुप डी का एलिमेंट होता है, इसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और फिर इधर जो होता है वो पी ब्लॉक वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इधर इसमें दो ठो बना रहता है टेबल। इधर का जितना एलिमेंट है ना वो सारा का सारा मेटल होता है। जैसे यहाँ पर मान लो एक ठो हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम का। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होता है। और 11 इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग लिखेंगे तो 281 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। मतलब इसके आउटर में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। ठीक है, अब एक क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 7। 7 कि 8? 7 होना चाहिए ना आउटर शेल के लिए। 8 8। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब या तो दो या मतलब फिर उसमें 10 होगा तो 8 होगा, 7 चाहिए ना उसमें तो। नहीं नहीं, आउटर में सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं कि वो हमारा स्टेबल है। जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये सारा जो है ना, वो सबके आउटर में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी भूल चुकी हो। एक बार देख लो, हम नेट पर दिखा दे रहे हैं पूरा। पीरियोडिक टेबल। या ऊपर में ही देख लो, ऊपर में ही दिखा देते हैं। नहीं दिखेगा ना। देखो यहाँ पर बताओ तो इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट है जो पूरी तरह से अस्टेबल है? कौन सा ग्रुप है जो पूरी तरीके से अस्टेबल है? बता सकती हो? सर लास्ट वाला। लास्ट वाला। लास्ट वाला में देखो, सबसे पहले हीलियम है। हीलियम के आउटर में सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो। उसके बाद नियोन है। नियोन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 10। तो 10 को हम लोग लिखेंगे तो कैसे आएगा? 2 और 8। उसके बाद है देखो यहाँ पर 18। 18 को लिखोगे तो कैसे आएगा? 2। सबसे अंदर वाला में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसके बाद वाला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके बाद वाला में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। देख रही हो ना, यहाँ पर 2, बाकी सब में 8 8। क्रिप्टन का लिखो 36 है, इसका भी लिखेंगे 2 8 18 लिख देते हैं। और 10 कितना हो जाएगा? 18 और 10
28, 28 और 8, 36। तो देख रहे हो ना, सब में ऑटोनॉमस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 8। तो इसी को हम लोग अस्टेबल बोलते हैं। अब यहाँ पर लोग क्लोरीन का, तुम बोल रही थी ना 7, हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 को लिखेंगे तो 2, 8, 7। ऑटोनॉमस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। इधर से एक तो ले लो सोडियम को, सोडियम के ऑटोनॉमस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 11 है टोटल, तो 2, 8, 1। NaCl जानती हो ना, NaCl कंपाउंड जानती हो, पता है। हाँ। तो अगर ए NaCl बना रहा है तो इसका मतलब कि तुम्हारा जो एलिमेंट है वो स्टेबल नहीं है, एक्टिव एलिमेंट है, एक किसी के साथ रिएक्शन करना चाहता है। ये रिएक्शन क्यों करना चाहता है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। ये चाहता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। और सोडियम के पास भी देखो, आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रखना नहीं चाहता है, ये स्टेबल नहीं है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, तब जा करके अब ये जा करके अस्टेबल हुआ और बन गया फाइनली NaCl। तो जितना भी मेटल है ना, मेटल का प्रॉपर्टी होता है, वो लोग इलेक्ट्रॉन जो होता है देना चाहते हैं किसी को, अपने पास रखना नहीं चाहते हैं। तो पहले से जो तुम पढ़ रही हो कि मेटल मतलब आवाज़ करता है या फिर मतलब उसको परत बना, पतला चादर की तरह मतलब पीट करके फैलाया जा सकता है, तो वो सब मतलब बहुत बेसिक लेवल का था। अगर हम लोग कुछ एडवांस लेवल का डिफिनेशन देना चाहते हैं तो उसमें हम लोग यही बोलेंगे कि मेटल वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र करके नन मेटल को देंगे। और नन मेटल किसको बोलेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे नन मेटल। ठीक है, एक केमिकली इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पर भी तुमको मेटल देखने को मिल जाएगा, एल्युमिनियम है, गैलियम है, और इधर से बाकी सब ये सारा जो है ना, यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा मेटल का रहता है, थोड़ा थोड़ा नॉन मेटल का रहता है, और इधर आ जाओगे तो पूरा नॉन मेटल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सब एक्सेप्शनल है, इसको छोड़ो। हम लोग इतना याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये सारे के सारे मेटल है, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये और ये सारे के सारे नॉन मेटल है। और बीच वाला वही सेमीकंडक्टर कहलाता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। How are these properties related to uses of these element? Let us look। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सारा जो आएगा हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा कि मेटल को मतलब तार की तरह बनाया जा सकता है, पीट कर पतला किया जा सकता है, वो आवाज़ करता है, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। द easiest way to start grouping substance is by comparing their physical property। फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करके हम लोग सब्सटेंस को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। Let us study this with the help of following activity। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया है। For performing activity 3.1 to 3.6 collect the sample of following metal: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium। और देखो ये सारा कॉपर, ये सब ग्रुप डी का एलिमेंट है, तो चलो ग्रुप डी अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। एल्युमिनियम हमारा पी ग्रुप वाला एक एलिमेंट दे दिया है। मैग्नीशियम, सोडियम, ये सारा एकदम स्टार्टिंग में रहता है। ये सारा जो उठाया है ना, ये एकदम स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, एकदम लेफ्ट साइड। एल्युमिनियम थोड़ा सा बीच वाला वाला हिस्सा में रहता है, अरे तुम्हारा बीच में मिलेगा। लेड हो गया, जिंक हो गया, एनी अदर मेटल दैट इज इजिली अवेलेबल। तो ये सारा मेटल हम लोग को लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, लेने के बाद अब करना क्या है, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ देयर सैंपल। इसका अपीयरेंस देखने के लिए बोल रहा है, ये सारे चमकते हैं ना मेटल जो होते हैं। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस, चमकेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, इसको हम लोग मेटालिक लस्टर बोलते हैं। एक और एक्टिविटी है, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल विथ ए शार्प नाइफ। ये सबको एक शार्प नाइफ से कट करो, मतलब कड़ा होता है मेटल, कटेगा नहीं ना। एंड नोट योर
ऑब्जर्वेशन। अच्छा, किस मेटल को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं? देखो, ए वाला यहाँ पर ए मेटल है, ए वाला सोडियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसको नाइफ से हम लोग काट सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इतना जल्दी मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, तुरंत ही छोड़ देता है। इसको हम लोग केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन न कर ले, नहीं तो तुरंत जैसे ही तेल से बाहर निकालेंगे उसके साथ रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। तो इसका दो प्रॉपर्टी याद रखना सोडियम का। एक इसको एक्सेप्शनल केस है मेटल में, एक नाइफ से काट सकते हैं, और दूसरा इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। Hold a piece of sodium metal with a pair of tongues. Always handle sodium metal with care. Dry it by pressing between the fold of the filter paper. Put it on a watch glass. एक watch glass पर रखो और try to cut with knife. What do you observe? तो वही, इसको अगर कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। You will find the metal are generally hard. The hardness vary from metal to metal. उसके बाद तीसरा एक्टिविटी है, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट फॉर 4 or 5 टाइम विथ हैमर। हैमर से इसको पीटने के लिए बोल रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट विथ द रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ द मेटल। तो ये पतला हो जाएगा, शीट की तरह इसको बनाया जा सकता है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। डिड यू नो द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल? गोल्ड और सिल्वर को सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है। उसके बाद बोल रहा है, लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। हम लोग वायर किस चीज़ का देखते हैं? मेनली किस चीज़ का होता है? कॉपर और सिल्वर का भी होता है, सिल्वर का होता है। मतलब बना सकते हैं उससे भी। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली होता है इसलिए बनाते नहीं है ना। अल्युमिनियम का देखने को मिलता है। कॉपर और एल्युमिनियम में ज़्यादा कौन सा करंट ज़्यादा किस में फ्लो करता है? कॉपर में। कॉपर में। पॉल पर जो हम लोग वायर देखते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? किस पे? पॉल पर जो मतलब हम लोग के घर तक जो आता है ना वायर, हाँ, वो किस चीज़ का बना होता है? कॉपर। वो कॉपर नहीं, वाइट कलर का होता है, देखती नहीं हो ऊपर जो पॉल पर लगा रहता है। नहीं सर। पॉल पर जो वायर जहाँ से हम लोग कनेक्शन लेते हैं वो तो वाइट रहता है ना, और लपेटा रहता है मोटा। देखो दिखाते हैं तुमको। वायर ऑन पॉल। ए वाला देखती हो ना, इसमें तो दूर से लिया हुआ है, ये सारा वाइट कलर का होता है। ये तो ब्लैक है। हाँ, ये दिखाया नहीं है, ब्लैक इसमें ले लिया है, दूर से लिया है फ़ोटो। तो बाहर के भी घर से निकलना ना तो देखना, ये वाला वाइट कलर का होता है, एक एल्युमिनियम का बना होता है। ये सारा जो रहेगा ना एल्युमिनियम का रहेगा, और इसको मजबूत करने के लिए बीच में एक स्टील दिया रहता है, क्योंकि ये गोल गोल लपेट करके मोटा वायर बनाया हुआ रहता है। तो इन वायर्स के बीच में इसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि एल्युमिनियम तो कमज़ोर होता है ना, एक देखो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, देखो इसके बीच में क्या करता है कि एक ठो स्टील डाल देता है, जिससे ये थोड़ा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर ये है कि हम लोग ए वाला वायर क्यों यूज करते हैं जबकि कॉपर ज़्यादा कंडक्टिव है? कॉपर यूज क्यों नहीं करते हैं इसकी जगह पर? कॉपर इसलिए यूज नहीं करते हैं कि पहला वो एल्युमिनियम से ज़्यादा कॉस्टली है, और दूसरा उसका वेट एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है।
फिर हम लोग को पॉल भी ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए पॉल पर जो वायर दिखेगा ना वो सारा एल्युमिनियम का ही बनाया जाता है, जबकि ज़्यादा अच्छा कंडक्टर कॉपर है। The ability of metal to drawn into thin wire is called ductility। इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। देखो गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, जिसका सबसे ज़्यादा पतला तार बनाया जा सकता है। ये विल बी सरप्राइज टू नो डेट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। सिर्फ 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। It is because of their malleability and ductility that metal can be given different shape according to our need। तो इसी की वजह से जैसा शेप देना होता है हम लोग गोल्ड को दे देते हैं। कैन यू नेम सम मेटल डेट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। कुकिंग वेसल बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? डू यू नो व्हाई दिज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। वेसल के लिए हम लोग जनरली एल्युमिनियम यूज करते हैं ना। हाँ। और एल्युमिनियम क्योंकि वो हीट का मतलब कंडक्टर है, मैं हीट उसमें फ्लो आसानी से कर लेता है, इसलिए एल्युमिनियम यूज करते हैं। टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड। ये वायर लिया है, एक स्टैंड पर लगा दिया है इसको। फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। यहाँ पर एक पिन लगा दिया है, ये वाला पिन है। हीट द वायर विथ ए स्प्रिट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज द मेटल वायर मेल्ट? क्या मेटल वायर मेल्ट हो रहा है? द एबव एक्टिविटी शो द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एक्चुअली वैक्स यहाँ पर लिया है, तो एक गर्म होने के बाद ये वैक्स पिघलना शुरू हो जाएगा ना। तो पिन क्यों लिया है उस पर? हाँ, पिन किस लिए लिया है? फिक्स ए पिन टू फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। शायद वो पिन गिर जाएगा गर्म गिर होने के जाएगा। बाद, हाँ इसलिए लिया हो। The activity show the metal are good conductor of heat and have high melting point। The best conductor of heat are silver, silver best conductor है, and copper। Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat। Do metal also conduct electricity? metal क्या electricity भी conduct करते हैं? Let us find out। अच्छा सर, अगर मर्क्यूरी पुअर कंडक्टर हीट का होता है तो फिर वो थर्मोमीटर में बताते हैं। थर्मोमीटर में एक्चुअली हम लोग को ऐसा डिवाइस चाहिए होता है ना जो बहुत ज़्यादा फैले नहीं। अगर मान लो कि हम लोग पानी यूज़ करते हैं, पानी भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो क्या होगा कि मतलब वेपर के रूप में वो मतलब वेपर उसका बनना शुरू हो जाएगा और रीडिंग लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। ऐसे फैलता तो हर कुछ है, मान लो जैसे गर्म करते हैं किसी मटेरियल को तो वो तो फैलेगा ही थोड़ा बहुत। तो उसके बाद अगर हम लोग कोई और मेटल लेते हैं तो वो तो जनरली सॉलिड अवस्था में है। कोई मेटल लेंगे आयरन वगैरह वो सब तो होगा नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है। एक मरकरी ही ऐसा है जो मतलब लिक्विड फॉर्म में है और गर्म करने से उसका रीडिंग भी लेना काफ़ी इजी आसान होता है, क्योंकि वो चिपकता नहीं है तुम्हारा जो थर्मामीटर है उसके सरफेस पर। और दूसरा वो काफ़ी चमकता है, तो हम लोग बाहर से आसानी से रीडिंग ले लेते हैं। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी है ना इसका, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूज थर्मोमीटर में करते हैं। थर्मोमीटर में करते हैं, और एक तो और प्रेशर मेजर के लिए भी यही यूज होता है। प्रेशर मेजर करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर पारा इसमें ले लेते हैं। इस तरह से एक ये बना होता है, कांच का बना होता है, इसमें पूरा पारा लिक्विड भरा रहता है, और ये लिक्विड जितना ऊपर जाएगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर का जो एयर होगा ना, इस पर अपना प्रेशर इस लिक्विड पर लगाएगा, और इससे ये लिक्विड जो है मतलब पारा जो है मरकरी, ये ऊपर की ओर चढ़ेगा, और इसको हम लोग आसानी से रीडिंग ले लेंगे। तो पारा यूज करने का 3 मेन वजह क्या क्या हो गया? पहला, ए वेपर के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। दूसरा, चमकीला होता है तो आसानी से हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। और तीसरा, हाँ, और तीसरा चिपकता नहीं है। अब यहाँ पर शायद ये जांच कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो करता है कि नहीं मेटल से।
Set up an electric circuit shown in figure. Place the metal to be tested and circuit between A और B. Does the bulb glow? क्या बल्ब ग्लो करता है? What does the indicate? इससे क्या पता चलता है? You must have to seen the wire that carry current in your home have a coating of polyvinyl chloride. PVC का ऊपर पर लेयर लगा रहता है तार के ऊपर, और a rubber like material. Why are electric wire coated with such substance? तो इलेक्ट्रिक वायर को इससे कोट क्यों किया हुआ रहता है? What happen when metal strike a hard surface? मेटल हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? Do they produce a sound? The metal that produces sound when striking a hard surface are said to be sonorous. मतलब जिससे आवाज़ निकलता है उसको क्या बोलेंगे? sonorous बोलेंगे. Can you now say why a school bell are made of metal? तो क्योंकि उसे आवाज़ निकल सके इसलिए. तो ये मतलब 4-5 एक्टिविटी दे करके हम लोग को 4-5 उसका प्रॉपर्टी बता दिया है मेटल का. सर पीवीसी क्यों कोटेड होता है? पीवीसी अगर नहीं लगाएंगे तो करंट लगेगा ना. पीवीसी तो नॉन कंडक्टर है, अगर इसको हम छुएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और अगर ये नहीं लगा रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, साथ में करंट लगने का भी डर है. जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं ना वो जनरली 2 वायर होता है और एक दूसरे के ऊपर लपेटा हुआ रहता है. घर में हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं तो 2 इसलिए होता है क्योंकि एक से करंट जाता है, फिर यहाँ पर मान लो बल्ब लगा हुआ है तो ये इस बल्ब में जाएगा. करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये जा कर के इलेक्ट्रॉन इस बल्ब से टकराएगा तो बल्ब जलने लगेगा. उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन वापस इधर रिटर्न हो जाता है. तो ये दोनों वायर अलग अलग नहीं रहता है. घर वाला जो वायर हम लोग देखते हैं वो लपेटा हुआ रहता है एक दूसरे के ऊपर. हाँ. तो अगर मान लो कि वो नहीं देंगे तो ये दोनों आपस में सट जाएंगे, तो फिर करंट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा. उसके बाद नॉन मेटल के लिए दिया है. इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कम्पेयर टू मेटल. नॉन मेटल जो है उसका संख्या काफ़ी कम है. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन. ये सब. अच्छा, यहाँ पर नॉन मेटल में देखो ये सब लिखा हुआ है. नॉन मेटल में कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है. इसके अलावा नॉन मेटल में और क्या होता है तुम जानती हो? जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्यों नहीं लिखा हुआ है? सर वो तो मेटल उसमें नहीं होता है. वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक एक्चुअली ये सब जो हम लोग यूज करते हैं ना, लकड़ी, प्लास्टिक या लकड़ी, ये सारा एलिमेंट, देखो एलिमेंट जितना चीज़ दुनिया में है वो सारा एलिमेंट से ही बना हुआ है, ठीक है ना. तो यहाँ पर ये लोग जो बात कर रहा है एलिमेंट का बात कर रहा है, और जब हम लोग लकड़ी की बात कर रहे हैं तो वो एक मटेरियल है जो कार्बन से बना हुआ है, ठीक है. लकड़ी कार्बन से बना होता है, तो अगर वहाँ पर कार्बन लिख दिया इसका मतलब कि लकड़ी आ गया. लकड़ी भी नहीं. हाँ, तो उसके बाद प्लास्टिक बना होता है पीवीसी, अभी ऊपर में लिखा हुआ था पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो ये सारा भी बहुत सारा कंपाउंड, मतलब बहुत सारा नॉन मेटल जो है ना एक दूसरे से रिएक्शन करके वही प्लास्टिक बनाता है. तो अगर ये सब लिख दिया ना तो ये बेसिक लिख दिया, अब अलग से कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो कुछ देखते हैं ना वो सारा कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है. जो 118 एलिमेंट है उसी से सारा कुछ बना हुआ है. यहाँ तक कि वाटर भी तो यही सबसे बना हुआ है ना, H2O. वाटर, ब्लड, बॉडी, हम लोग का हर चीज़ जो है ना इसी 118 एलिमेंट से बना हुआ है. द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन, कोई चीज़ लिक्विड. नॉन मेटल में एक ब्रोमीन है जो लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में मिलता है. दो नॉन मेटल अल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल. क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की तरह होता है? तो ऑब्वियसली होता नहीं है. तो एक्टिविटी करके ये यहाँ पर बताया है, तो उस एक्टिविटीज़ को हम लोग देखते हैं. कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन. कार्बन में क्या क्या देखो, कोल, ग्रेफाइट वही हम लोग जानते हैं जो पेंसिल का नीब होता है, और कोल लेने के लिए बोला है कोयला. सल्फर एंड आयोडीन कैरी आउट एक्टिविटी इतना. अब उसको जांच करने के लिए बोल रहा है. सिंबल यहाँ पर लिख देना है. एलिमेंट हो गया, टाइप ऑफ सरफेस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी. तो ये सारा सब में क्या होगा? मेलेबिलिटी, नो सारा हो जाएगा.
On the basis of observation recorded in table इतना discuss the general physical property of metal and non-metal in the class. You must have concluded that we cannot group element according to their physical property alone, as there are many exception. तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जाएंगे तो हम लोग को बहुत सारा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक्सेप्शन, जैसे मेटल के लिए हम लोग पढ़े थे कि उसको हार्ड होता है, लेकिन देखो सोडियम सॉफ्ट है। मरकरी मरकरी मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। हाँ, वो भी तो हार्ड नहीं है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सारे मेटल जो होते हैं सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं मरकरी को छोड़ करके। यू हैव ऑब्जर्व, ये सारा एक्सेप्शन शायद बता रहा है, ठीक है ना। यू हैव ऑब्जर्व द मेटल आर हाई मेल्टिंग, you have observed that metals have high melting point but gallium and cesium have very low melting point। अब हम लोग बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल का हाई होता है, लेकिन यहाँ फिर से एक्सेप्शन मिल गया, गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है। एक पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है? एक्चुअली तुम जब गैलियम और सीजियम में जाओगी ना तो देखो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है। देखो सीजियम यहाँ पर है तुम्हारा, तो ऊपर से जैसे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे ना इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ता चला जाएगा एलिमेंट का, और जब एलिमेंट का साइज काफ़ी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है। एटम क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके रखता है, प्लस और माइनस चार्ज है ना, तो इसलिए वो एग्जिस्ट करता है। अब इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो अब इसके पास इतना पावर नहीं रह जाएगा कि इसको खींच सके, काफ़ी लूजली बॉन्डेड होंगे ये सारे, और जब लूजली बॉन्डेड होंगे तो उसको तुम गर्म करोगे आसानी से पिघल जाएगा। तो ये रीज़न होता है। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आएंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट घटते जाता है और यहाँ पर आकर के बहुत कम हो जाता है। तो मेटल है लेकिन देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम है। सर जो लास्ट 2 रोज में दे रखा है ये वाला सारा नॉन मेटल्स है। ये वाला एफ आर हाँ। नहीं, ये सारा मेटल ही है। अच्छा, इस ग्रुप में सारा मेटल ही मिलेगा। तो फिर इसको अलग से क्यों लिखा है? ओ यहाँ पर बोल रही हो? अच्छा हाँ ऐसा। ए वाला एक्चुअल में इसका जगह यहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो ए वाला जो है ना ये सब यहाँ पर आएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जितना है ना वो सब यहाँ पर आएगा। इसको अलग से इसलिए लिखा है ना क्योंकि एक ही साथ बहुत सारा एलिमेंट मिल गया जिसका प्रॉपर्टी सबका सेम था। एक्चुअली यहाँ पर जो अरेंज किया गया है ना उसके प्रॉपर्टी के आधार पर अरेंज किया गया है। तो पता चला कि एक साथ बहुत सारा एलिमेंट मिल गया है और सारा का प्रॉपर्टी सेम है। तो अब इसको कैसे अरेंज करेगा? तो ये लोग क्या किया कि अलग से एक ठो ये बना करके और लिख दिया। ये सारे के सारे मेटल ही है, तुमको ये डी ग्रुप ब्लॉक में भी सारा मेटल ही मिलेगा तुमको, नॉन मेटल सिर्फ ए वाला इतना दूर है। और देखो आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? शाइन। हम्म A carbon is non-metal that can exist in different form. Each form is called allotrope. अब देखो कार्बन का एग्जांपल ले लो, कार्बन डायमंड जो है वो भी एक तरह का कार्बन ही है, ये काफ़ी चमकता है और काफ़ी हार्ड होता है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड दुनिया का सबसे शायद हार्डेस्ट मटेरियल है। एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस known and has a very high melting point, a boiling point। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ ले लो ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ है तो ये तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर होना चाहिए था, पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। सर तो अगर डायमंड कार्बन से बना है तो फिर वो इतना मतलब हार्ड कैसे हो सकता अब उसका एलोट्रॉप है, इसका स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना काफ़ी पैक्ड होता है, देखो उसका स्ट्रक्चर डायमंड का, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। यहाँ पर देखो इसमें दोनों दिखाया है, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी।
ये इसका जो ए वाला स्ट्रक्चर है ना, ए देखो नीचे है, उसके बाद ऊपर है। ए एक नीचे के ऊपर ए वाला जो है ना स्लाइड कर सकता है। नीचे वाला जो एटम सजा हुआ है उसके ऊपर पैरेलल में ऊपर वाला एटम है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। लेकिन ये इस तरह से पैक्ड है ना कि मतलब तोड़ पाना या स्लाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो और डिपेंड करता है कि किस तरह से अंदर में पैक्ड है एक दूसरे के साथ। सही स्ट्रक्चर मतलब किस चीज़ का एटम्स बेस्ड है इसका? हाँ, कार्बन एटम इस तरह से सजा हुआ है इसके अंदर। ये भी यहाँ पर दिखाया है। और चमकने का रीजन क्या होता है डायमंड का, बताए थे? हाँ, डायमंड का चमकने का रीजन होता है और रिफ्लेक्शन में बताया थे तुम लोग को कि एक तो मतलब लाइट का मतलब निकलने का ना उसका एक एंगल होता है। जैसे लाइट किस चीज़ के अंदर गया ना, अगर मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो लाइट यहाँ जाने के बाद मटेरियल पर डिपेंड करता है कि वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जो क्रिटिकल एंगल होता है ना डायमंड का, वो बहुत कम होता है। वाटर वगैरह का बहुत ज़्यादा होता है। मतलब थोड़ा सा इस एंगल से भी लाइट गया ना, उसका डायमंड का 25 डिग्री के आसपास होता है। अब 25 डिग्री से ऊपर लाइट कोई भी इंटर करेगा ना इसमें डायमंड के अंदर, तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा, अंदर ही घूमता रह जाएगा, और इसी की वजह से ये चमकता है। तो एक प्रॉपर्टी है डायमंड का। उसके बाद दिया है अल्कली मेटल आर सो सॉफ्ट डैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। अब वही देखो सोडियम का दिया है, हालांकि पोटेशियम और लिथियम भी बोला है कि नाइफ से कट जाएगा। ये सब अल्कली मेटल, पहला ग्रुप वाला जितना एलिमेंट है ना वो सारा को अल्कली मेटल बोलते हैं। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को नाइफ से हम लोग काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट भी इन लोगों का कम होता है। तो कुल मिलाकर के यही समझ में आया कि फिजिकल प्रॉपर्टी से ले करके मेटल और नॉन मेटल को दो पार्ट में बांटना बहुत मुश्किल है। बहुत सारा एक्सेप्शन मिल जाएगा हम लोग को। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग ज़्यादा अच्छा से इसको बांट सकते हैं। एक्टिविटी किया है, टेक मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। मैग्नीशियम रिबन लेना है और कुछ सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन को जलाओ। कलेक्ट द एसेज फॉर्म एंड डिजोल्व डेम इन वाटर, और इसको वाटर में डिजोल्व कर दो। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की हेल्प से जांच करना है, मतलब वो एसिडिक आता है या फिर बेसिक आता है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक? नाउ बर्न सल्फर पाउडर। एक्चुअली मेटल वाला जो होता है ना, मेटल का जो ऑक्साइड होता है मेरे ख्याल से वो बेसिक होता है, और जो एसि सल्फर मतलब नॉन मेटल का जो होता है ना वो एसिडिक होता है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है मेटल नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है ना, जलाने का मतलब वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना। तो मैग्नीशियम को जलाया था और एक तो सल्फर पाउडर को जलाया था। मैग्नीशियम वाला जो तुम्हारा देगा वो मेटल का है, तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। तो वो लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो बेसिक निकलेगा, और सल्फर वाला को टेस्ट करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, मेटल और नॉन मेटल अगर पहचानने के लिए कोई दे तो हम लोग उसके ऑक्साइड का टेस्ट कर लेंगे। अगर ऑक्साइड बेसिक आ रहा है तो हम बोलेंगे कि मेटल है, और एसिडिक आ रहा है तो बोलेंगे नॉन मेटल है। क्वेश्चन है, इसको देख लो। हेलो हाँ, फर्स्ट वाला क्या होगा? सर, मर्क्यूरी। मरकरी। दूसरा? सोडियम। थर्ड? सिल्वर। सिल्वर था कि गोल्ड था? हीट वाला में देख लेना एक बार कौन सा था, ठीक है। और उसके बाद इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
मरकरी, हाँ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, क्या होता है? मैलेबल जो शीट्स बना सकते हैं, डक्टाइल जो वायर बना सकते हैं। हम्म, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देख लो। We will learn about the chemical property of metal in following section. For this, collect the sample of following metal. ये सारा मेटल का सैंपल कलेक्ट करना है। Moderate what happen when metal are burned in air. We have seen in activity 3.8 that magnesium burned in air with a dazzling white flame. मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो वाइट फ्लेम के साथ जलता है। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या सारे मेटल इस तरह से ही जलते हैं? लेट अस चेक बाय द परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ अ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन एबव with a pair of tongue and try burning over a flame. Repeat with the other metal sample. Collect the product if formed. Let the product and the metal surface cool down. उसको ठंडा होने देना है। Which metal burn easily, कौन सा metal easily जलता है? What flame color did you observe when metal burn? How does the metal surface appear after burning? Arrange the metal in decreasing order of their reactivity. ये सारा क्वेश्चन है, नीचे बताया है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल जितना होगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कॉपर लिया है, उसको हीट किया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना दिया। उसी तरह से अल्मोनियम अल्मोनियम ऑक्साइड बना दिया। रिकॉल फॉर चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ कैसे रिएक्शन करता है? वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सो बोथ एसिडिक एलवेज बेसिक बिहेवियर। इस मेटल को हम लोग एम्फोट्रिक मेटल बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो तुम्हारा दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। कुछ कुछ ही ऐसा मेटल है, सारा नहीं है। तो इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखा देता है। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। देखो, इसको एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये रेलवे के एग्जाम में पूछ चुका है एक बार क्वेश्चन। अल्मोनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विथ एसिड एंड बेस। अल्युमिनियम ऑक्साइड इस तरह से रिएक्शन करेगा HCl के साथ, मतलब दोनों से रिएक्शन करा के दिखा दिया। एम्फोट्रिक है तो दोनों से रिएक्शन करेगा। तो पहले एसिड से करवाया है तो AlCl3 बनाया, और फिर बेस से करवाया है तो NaAlO2 बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट। मस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड ज़्यादातर क्या होते हैं? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। बट सम ऑफ दिज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली, लेकिन कुछ कुछ अल्कली बनाते हैं मेटल में डिजोल्व। अल्कली मतलब बेस। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कली। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को अगर रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से अल्कली का फॉर्मेशन करेगा। एक NOH बनाएगा, दूसरा KOH, मतलब हाइड्रोक्साइड बना लेता है। We have observed in activity 3.9 that all metal do not react with oxygen. सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं सेम रेट से। डिफरेंट मेटल ऑक्साइड, ये तो ऑब्वियसली देखने वाली बात है, सिंपल है। सोडियम तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि उसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। वहीं तुम आयरन का देखो, सिल्वर का देखो, काफ़ी टाइम लग जाता है रिएक्शन होने में। सोडियम पोटेशियम का रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले ही होती है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग में जो भी दिखेगा ना तुमको, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट दो जो कॉलम बना हुआ है ना, ए वाला और ए वाला, वो काफ़ी रिएक्टिव होता है।
रिएक्टिव होने का रीज़न वही है, इनके आउटर शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ना इन लोग के लिए आसान होता है, इसलिए। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट एक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल सच एज पोटेशियम सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, मतलब तेजी से रिएक्शन करेंगे, डेट दे कैच फायर इफ़ केप्ट इन द ओपन, इतना फास्ट रिएक्शन करता है कि तुरंत ही आग पकड़ लेगा जैसे ही केरोसिन से बाहर निकालेंगे। हेल्स टू प्रोटेक्ट देम and to prevent accidental fire they are kept immersed in kerosene oil. At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with thin layer of oxide. अगर हम लोग दूसरे मेटल लेंगे ना, अल्मीनियम, जिंक, लेड, ये सारा ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर रहता है। वो काला होने के पीछे रीज़न यही होता है, अल्मीनियम वगैरह या फिर सिल्वर वगैरह कुछ समय बाद काला हो जाता है ना, ऑक्साइड बना लेता है वो। The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of burner. Copper does not burn. Copper जलता नहीं है, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen. इवन एट हाई टेम्परेचर, सिल्वर और गोल्ड बोल रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम डेवलप ए थीन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। एल्युमिनियम को ऐसे फ्री छोड़ देंगे तो उसमें थोड़ा सा पतला लेयर बन जाएगा ऑक्साइड का, लेकिन एनोडाइजिंग में क्या होता है, मोटा लेयर बनाया जाता है। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरिजन, इससे मतलब फिर से उसका कोरिजन नहीं हो पाता है मेटल का। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाई मेकिंग द oxide layer thicker. During anodizing, a clean aluminum article is made the anode and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. The oxygen get evolved at the anode react with aluminum to make it thicker protective oxide layer. तो इसके लिए कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एनोड लिया जाता है, एक कैथोड लिया जाता है, और उसके ऊपर पानी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। हाँ, पानी नहीं रहता है, कोई केमिकल यूज होता है। जैसे यहाँ पर कौन सा केमिकल यूज किया है, यहाँ पर तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड। हम्म, ये तुम्हारा मेटल रहेगा, एनोड और कैथोड। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड react with aluminum to make thicker protective layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminum article an attractive finish. सर डाइड मतलब? डाइड मतलब परत चढ़ाना होता है। अच्छा। मतलब जो ऑक्साइड का पहले एल्युमिनियम लेगा, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ा देगा, फिर उसको डाई करेगा ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metal taken here. सोडियम सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। The reaction of magnesium is less vigorously, implying that it is not a reactive as sodium. ये जो तुम्हारा मैग्नीशियम है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper और lead. मतलब हर चीज़ को जला करके हम लोग पता नहीं कर सकते कौन चीज़ कितना रिएक्टिव है। कुछ कुछ था, सोडियम मैग्नीशियम था, और दिख गया, सब नहीं दिखेगा। लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट ए कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी जानने के लिए कुछ और एक्सपेरिमेंट कराया है जो हम लोग नीचे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, ऐसा क्यों?
इसको देखो पीरियोडिक टेबल से समझो। देखो सोडियम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सोडियम है तुम्हारा, और ये है मैग्नीशियम। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना, उसके आउटर में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट वाले में एक होता है। फर्स्ट वाला में एक होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना जो होता है ना, ज़्यादा आसान होता है। एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा, लेकिन 2 छोड़ने में तो टाइम लगेगा। इसलिए हमारा जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सर कैल्शियम मतलब थर्ड पे क्यों आता है, फिर मैग्नीशियम क्यों नहीं आता मैग्नीशियम और कैल्शियम में मैग्नीशियम होगा ज़्यादा रिएक्टिव। है? नहीं सर, हाँ, कैल्शियम थर्ड पे। हाँ, इन दोनों में कैल्शियम होगा ज़्यादा रिएक्टिव। वो क्यों? क्योंकि देखो हम लोग कंपेयर करेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम को, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें तो ठीक है, दोनों बराबरी पर है। अब बात रहा कि दोनों में साइज बड़ा किसका है। साइज बड़ा किसका होगा? इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे। तो ज़्यादा बड़ा साइज हो गया कैल्शियम का। ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा। और साइज बढ़ेगा तो देखो प्रोटॉन से इसका जो दूरी हो गया ना, वो बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब इतना ज़्यादा स्पीड से ये खींच नहीं सकेगा अपने तरफ। इसलिए जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ज़्यादा इजीली बाहर निकल जाता है। तो अगर ऊपर और नीचे में कंपेयर करोगे ना, तो नीचे वाला हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा किसी भी ग्रुप में। इसमें भी अगर हम लोग जाएंगे ना, तो नीचे वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और अगर तो हम लोग, सर फिर जो मतलब हाँ, पोटेशियम के नीचे दे रखे हैं वो सारे क्यों नहीं होता रिएक्टिव सी सारा केमिकल्स? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सारा का सारा रिएक्टिव है। तो सर ये सब तो वो लिखते नहीं है, मतलब हम लोग सिर्फ पोटेशियम और सोडियम लिखते हैं। सोडियम पोटेशियम लिखने के पीछे हमको लगता है कि रीजन है बहुत ज़्यादा एक कॉमन है, मतलब उतना ज़्यादा यूज नहीं होगा सीजियम का या फिर एफडीएम का। और यार हाँ, तो कोई, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फिर जो लास्ट में दे रखा है हाँ, वो ये एफ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एफ आर, हाँ। सोडियम मैग्नीशियम हम लोग इजीली देख पाते हैं, इसलिए ये, या फिर ज़्यादा मतलब पाया जाता है, आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर दिया हुआ है सबका ना, रिएक्टिविटी। मैग्नीशियम कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना, फिर सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम ज़्यादा होगा। अब यहाँ से रहने देते हैं, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। और क्वेश्चन बन रहा है फिजिक्स वाला, हाँ सर। हो जाए तो हमको इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर। तो मैं लीव कर लूँ सर? हाँ, लिव कर दो।